नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में ओमिक्रॉन के मामले 1000 के पार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है ओमिक्रॉन का मामला। देश में अब तक 144 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तय समय में होंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, कहा मतदान अधिकारियों को लगाई जाएगी प्रिकॉशन डोज। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 17,500 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, राज्य के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को बनाएगा उत्तराखंड का दशक। विपक्षी दलों पर लगाया राज्य को विकास से वंचित रखने का आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी ढेर, 1 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। और सेंचुरियन में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को दी 113 रनों से मात। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 के पार हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 180 नए मामले सामने आए। ये एक दिन में सामने आए ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले हैं। इनमें से 320 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। अब तक ओमिक्रॉन के मामले 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे अधिक 263 मामले सामने आए और इसके बाद महाराष्ट्र में 252 केस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पूरी दुनिया में 121 देशों में एक महीने में ओमिक्रॉन के 3,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि कुल 59 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में मामलों में बढ़ोतरी के बाद अब फिर से कमी दर्ज की जा रही है, जो कि राहत की बात है। साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है। लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहां पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए नमूनों में 46% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है, अब बिल्कुल जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर भी जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 144 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 63,91,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में 49 दिन बाद कोविड-19 के 13,000 से अधिक दैनिक मामले सामने आए। बीते एक दिन में कोविड-19 के 13,154 नए केस सामने आए। इस दौरान 7,486 कोविड मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 82,000 के पार हो गई है। फिलहाल देश में स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.38% है। 33 दिनों बाद हमने 10,000 से अधिक केसेस देश में फिर से नोट होने शुरू हुए हैं।
26 नवंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने केसेस में 10,000 से अधिक केसेस की संख्या नोट की है। इस कारण से हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से राज्यों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी सरकार की तैयारी कोविड के मामलों को फिर से कम करने की है। 13 दिसंबर को केरला और मिजोरम में जहां की हाई पॉजिटिविटी थी या अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे थे, वहां पर सेंट्रल टीम्स ने जाकर स्टेट को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसी तरीके से स्टेट्स को एडवाइस दी गई है कि कंटेनमेंट मेजर्स जिले में बहुत जरूरी हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जाए जहां पर कि टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा हो या हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो और आईसीयू बेड्स हो, उनकी ऑक्यूपेंसी में 40% से अधिक की बढ़ोतरी नोट की जाए। यहाँ ये इसलिए जरूरी है कि हम अगर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायर्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो हम केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट मेजर्स पर कार्य करने के लिए हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए लागत की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। प्रधानमंत्री के निशाने पर विपक्षी दल भी रहे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने उत्तराखंड को विकास से वंचित और महत्वपूर्ण योजनाओं को लंबित रखा, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। श्री विजय बहुगुणा जी अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे, चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा लो। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात रखी। ये परियोजना 1976 में शुरू की गई थी, लेकिन पिछले कई सालों से लंबित पड़ी थी। परियोजना से करीब 34,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी, 300 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होगा और 6 राज्यों में पीने के पानी की आपूर्ति होगी। ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप करीब 8,700 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। इनमें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 85 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर मार्ग को 4 लेन का बनाना, गदरपुर दिनेशपुर मडकोटा हल्द्वानी मार्ग के 22 किलोमीटर खंड को 2 लेन का बनाना और किच्चा से पंतनगर तक 18 किलोमीटर खंड को 2 लेन का बनाना शामिल है। इन सड़क परियोजनाओं से गढ़वाल, कुमायूं और तराई क्षेत्र के अलावा उत्तराखंड और नेपाल के बीच संपर्क बढ़ेगा। इनसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क तक पहुंच और आसान होगी।
अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में निर्वाचन आयोग के दल ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। लखनऊ में चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराए जाने की मांग की है। 5 जनवरी 2022 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों को घर से वोट की सुविधा होगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पोलिंग बूथ और वोटिंग टाइम को भी बढ़ाया जाएगा। कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सारे जो रैलीज हैं उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी मतदान केंद्रों और मतदान कर्मियों के लिए कोविड सुरक्षित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान स्थलों पर भीड़ प्रबंधन हेतु प्रवेश निकास के उचित संकेतक सुनिश्चित किए जाएंगे। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 11,000 नए बूथ बनाए जाएंगे। लखनऊ में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जगह जगह पर जाकर लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगी। इसके अलावा यहां चुनाव से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2021 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 3,063 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। गुजरात को चक्रवात तौकते के लिए 1,133 करोड़ रुपए, चक्रवात यास के लिए पश्चिम बंगाल को 586 करोड़ रुपए, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए असम को 51 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 504 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 600 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 187 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर राज्यों की उम्मीदों और सुझावों को सुना। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए। इससे पहले वित्त मंत्री कॉरपोरेट, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों, मजदूर संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम जिले के मिरहामा में तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 स्थानीय और 1 पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। ये तीनों आतंकवादी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैं। अनंतनाग जिले के नौगाम में हुई दूसरी मुठभेड़ में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने इस अभियान को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। कुलगांव एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल टेररिस्ट है। उसके पास से 2 AK-47, 1 M4 राइफल मिला है। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। दूसरा इनकाउंटर जो अनंतनाग में हुआ था, डोरू एरिया में, उसमें इनिशियली फायरिंग में एक टेररिस्ट मारा गया और आर्मी के 3 जवान और 1 JK पुलिस के जवान जख्मी हो गए। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत 30 दिसंबर से 6 और महीने के लिए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ये कदम केंद्र सरकार की ओर से नागालैंड से विवादास्पद अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद लिया गया। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नागालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।
और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों की खबरों पर। एक ओंकार सतनाम। सिख धर्म भी एक अद्भुत धर्म है। गुरु नानक देव जी से लेके और गुरु गोविंद जी तक, पहले गुरु और 10वें गुरु के बीच में कितनी कुर्बानियाँ दी सिख गुरुओं ने। इस देश को बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने अपना समर्पण किया। The COVID-19 pandemic is still raging. So are we witnessing the end of traditional diplomacy as we used to know it? We are actually in the era of the long COVID, and so diplomacy can't but be influenced. I think the whole world has been educated and has been immersed in fighting a pandemic with a vaccine. I always feel that there is nothing called waste. It's only the way you look at it. If we can find utility in that, we can literally change the sustainability or the future of the world itself. जब पीएम ने हमारे गांव की महिलाओं के यहाँ की एलोवेरा खेती का जब नाम लिया, तब यहाँ के लोग और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। नजर राज्यों की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुरादाबाद में जन विश्वास रैली में विपक्ष पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने पहले की सरकारों पर सरकारी जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के काकचिंग में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन विपक्ष का ध्यान सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। साथ ही 1305 करोड़ रुपए की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुलिस विभाग के 14 साइबर थाना और आर्थिक अपराध थाना समेत 3 नवीकृत थाने का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक पुलिस प्रणाली के साथ प्रशिक्षित पुलिस बल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 14 सीट जीतने के बाद आज आम आदमी पार्टी ने शहर में विजय रैली निकाली। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। केजरीवाल ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो लोगों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे और पंजाब में दिल्ली जैसी सरकार होगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने सभी 48 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। हालांकि मेयर पद के लिए अभी किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। लोक भवन स्थित कार्यालय में निवर्तमान मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने उन्हें कार्यभार सौंपा। इससे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 3 जनवरी से बंगाल में ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन जोखिम वाले देशों में शामिल है। जो भी यात्री विदेश से आएंगे उन्हें अपनी खर्च पर एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट कराना होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर वडोदरा के एसएसडी अस्पताल में तैयारियां की गई हैं। अस्पताल में 40 टन का ऑक्सीजन प्लांट है। एसएसडी के कोविड अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर 30 बेड लगाए गए हैं। सभी बेड के साथ ऑक्सीजन मॉनिटर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन टैंक लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लसीपोरा में प्रदेश का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू किया गया है। इससे इस इलाके में बिजली कटौती की समस्या खत्म हो गई है। सर्दी में सब स्टेशन शुरू होने से लोगों को राहत मिली है। केरल में लंबे समय के बाद हाउस बोट का संचालन फिर से शुरू किया गया। यहां कोविड-19 के प्रकोप के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। नए साल के मौके पर इसे फिर से शुरू किया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर के हैंडीक्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। मेले में 300 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें देश भर के कारीगरों ने अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राज्य स्तरीय हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 14 जिलों के बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। 15 दिन के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक एक वेबसाइट से जुड़े 2 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए हैं। वेबसाइट स्टैंड न्यूज ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि कार्यालय पर पुलिस की छापेमारी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई नई सामग्री नहीं डाली जाएगी और उन्हें बंद किया जाएगा। लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र एप्पल डेली के पूर्व संपादक चान पुईमैन और चुंग की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब खेल की खबरें। टीम इंडिया ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया है। 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 191 रनों पर ही ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में डीन एल्गर और टेम्बा बावुमा के अलावा कोई और बल्लेबाज टिक नहीं पाया। एल्गर ने 77 और बावुमा ने नाबाद 35 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन को 2-2 सफलताएं मिली। भारत की सेंचुरियन के दौरान पर ये पहली टेस्ट जीत है। और इधर क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 103 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 38.2 ओवर में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम ने 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होगा। साल 2021 अब जाने को है। ऐसे में क्यों ना यादों के पिटारे को खोलकर एक बार फिर से नजर डालें। जाने वाले साल के यादगार पलों पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम शुभ विदा 2021 अब से कुछ ही देर बाद। साल 2021 ले रहा विदाई। चुनौती भरे साल में हर क्षेत्र में लहराया भारत का परचम। देखिए 2021 के खास लम्हों पर हमारी विशेष प्रस्तुति। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के कोसंबा रेलवे स्टेशन की तस्वीरों के साथ, जिसे मधुबनी चित्रकला से सजाया गया है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।